नमस्कार साथियों, सूर्य की यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर विला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग एनडीपीएस एक्ट की। ये एनडीपीएस एक्ट आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? राजस्थान एडीजे मिलेगा आपको, छत्तीसगढ़ एडीजे में भी मिलेगा आपको, ठीक है, एमपी एडीजे में मिलेगा। एनडीपीएस एक्ट वैसे तो बहुत छोटा सा एक्ट, आप देखेंगे तो सिर्फ 6 चैप्टर है इसके अंदर, आप देखेंगे तो सिर्फ 83 सेक्शंस है। लेकिन जैसे आप चैप्टर 5A के पास जाओगे तो वहाँ पे आपको 26 सेक्शन और मिलेंगे, 26 से ज़्यादा ही मिलेंगे। फिर जैसे आप चैप्टर 2A में जाओगे तो फिर से आपको 2 नए मिलेंगे, तो लगभग ऐसे खींच खींचा के 100+ कर देते हैं। अब आता है एनडीपीएस एक्ट के अंदर जो एक क्वेश्चन आता है, देखो बैलेट पढ़ना इज ईजी, बट एनडीपीएस में 2 क्वेश्चन थोड़े से अलग टाइप के आते हैं। एक तो पीछे शेड्यूल से आते हैं, किसका कितना ग्राम है, क्या है ना, और एक बीच का एक और शेड्यूल बनी हुई है, उस शेड्यूल से आते हैं। अब पता नहीं वो कैसे याद करें, क्योंकि मैं जब प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रही थी ना, तो ग्राम पूछ रहे थे कितने ग्राम है, ये कितने किलोग्राम है। आप देखेंगे सेक्शन नंबर 31A, जब आप 31A के पास जाएंगे तो वहाँ कुछ ग्राम के बारे में लिखा हुआ है कि इतने ग्राम होने पर इतने ग्राम। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज काम आता है जब आप एनडीपीएस की प्रैक्टिस करते हैं। और सबसे बढ़िया वकालत है एनडीपीएस की। यदि आप एनडीपीएस के एक्ट को ढंग से पढ़ते हो और उस ढंग से पढ़ के अगर आप अप्लाई करते हो तो आप बहुत इजी वे में बिल दिला सकते हो। तो एनडीपीएस की प्रैक्टिस सबसे बेस्ट है। देखो वकालत 2 तरह की होती है, एक वकालत में आगे बढ़ो, नाम कमाओ, खूब केसेस लाओ। एक वकालत में पैसे कमाओ, तो एनडीपीएस हुआ। इसके अंदर अगर आप दिलाना शुरू कर दे तो, क्योंकि बहुत लेकुनाज होते हैं, जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर 41 और 42 में जाके करके आता है बहुत कमियाँ छोड़ देता है। उस कमियों को अगर आपने पकड़ना सीख लिया तो आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि हमारा BNS यानी भारतीय न्याय संहिता, उसके एक्सेप्शन, जिसको एक्सेप्शन पता है वो अपने अक्यूज्ड को बचा सकता है। तो अच्छा वकील कौन? जो अक्यूज्ड को बेल दिला दे, जो अक्यूज्ड को बरी करा दे, वही अच्छा वकील बनता है। अब इसी कड़ी में आगे चलते हैं एडीजे। अच्छा एडीजे कौन? जिसको सारा सिलेबस याद हो। तो एडीजे बनने के लिए आपके पास सबसे पहली बात है सिलेबस रटा हुआ होना चाहिए। फिर सिलेबस के अंदर उसके बाद उसके जितने एक्ट हैं उस एक्ट का चैप्टर्स पता होने चाहिए। और ये इंडेक्स अपने जो भी आपके एडीजे के सब्जेक्ट, उसके इंडेक्स को अपना ना हनुमान चालीसा बना दो और अपना टारगेट करोगे रोज सुबह उठ के। मेरे जिस राजस्थान एडीजे के अंदर आपके पास पूरे टोटल 25 सब्जेक्ट हैं, जीके वीके सब मिला के 25, ऐसे दिखने में कम दिखेंगे, अंदर है 25 है। आप टारगेट कर लो रोज सुबह 25 में से लगभग आपके पास 20 सब्जेक्ट है जो कोडिफाई लॉ के हैं, जिसके इंडेक्स हैं, वो पढ़ो। अब आप कहेंगे इंडेक्स से सेक्शन बेस थोड़ी क्वेश्चन आते हैं। मैंने कब कहा सेक्शन बेस क्वेश्चन आते हैं? मैं तो कह रही हूँ कि इंडेक्स को पढ़ो, क्योंकि हम सब बड़े बच्चे हैं और इंडेक्स पढ़ते आधी चीजें वैसे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं हमारे, ठीक है। तो इसी कड़ी में चलते हैं हम एनडीपीएस एक्ट की तरफ। तो एनडीपीएस एक्ट के अंदर हमारे पास आता है टोटल सेक्शन कितने हैं? टोटल चैप्टर 6 है, टोटल सेक्शन 83 है। शेड्यूल इसके अंदर एक दी गई है, कमेंसमेंट इसका 14 नवंबर को हुआ है और 14 नवंबर आप सबको याद है तो चिल्ड्रन डे होता है। 14 नवंबर 1985 को आया है। अब आता है इसका एक्सटेंड कहाँ पर है, तो लिखेंगे आप सब जने, इसका एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया में है। तो लिखिए एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया में है। और सिग्नेचर कब हुई इसकी? 16 सितंबर, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, 16 सितंबर 1985 की है। अब क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे कि एनडीपीएस एक्ट होल ऑफ इंडिया में कब अप्लाई हुआ? नंबर 1 आपके पास आता है 16 सितंबर 1985। नंबर 2 आता है 14 नवंबर 1985। तीसरा आता है आपके पास 31 अक्टूबर 2019। और नंबर डी, जब सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे, जब प्रेसिडेंट ने प्रिस्क्राइब किया। चौथा ऑप्शन है जब राष्ट्रपति डिसाइड करे। तो इन चारों में से क्या ऑप्शन आपके पास रहता है? तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम आता है, तो ध्यान रखना। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं। अशोक सर बताएंगे। अशोक सर इसका आंसर बताओ, एनडीपीएस एक्ट कब अप्लाई हुआ पूरे इंडिया में? अशोक सर आपका अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए? उमेश सर आप बता दो। यस, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि ये एक्ट वेरी फर्स्ट डे से ही पूरे इंडिया में अप्लाई हुआ। इवन दो ये एक्ट आउट ऑफ इंडिया पे भी अप्लाई होता है, ठीक वैसे ही जैसे कि हमारी BNS या फिर हम यूँ बोले IPC, वो भी विद इन इंडिया भी अप्लाई होते हैं और आउट ऑफ इंडिया में अप्लाई होते हैं कुछ सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग। वैसे एनडीपीएस एक्ट पूरे इंडिया में वेरी फर्स्ट डे से आ गया था, 14 नवंबर 1985 को ही अप्लाई हो गया था। आगे चलते हैं,
चैप्टर 1 आता है जैसा सबका आता है वैसा ये है, प्रीलिमिनरी 1, 2 का 3। हर कानून को जब भी आप पढ़ोगे, स्पेशली आप माइनर एक्ट पढ़ोगे तो आपको चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी दिखेगा। प्रीलिमिनरी जिसने रट लिया उस कानून की कहानी उसको पता रहती है, क्योंकि वहाँ पे आपको डेफिनेशन क्लोज मिलता है और उसी से आपको पता चलता है कि इस कानून में क्या क्या दिया गया है, जो कि 1, 2 का 3 है। फिर आता है आपके पास चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 कहता है कि अथॉरिटीज को बुलाओ, ऑफिसर्स को बुलाओ, कौन कौन आएगा, कौन कौन यहाँ पे काम करेगा, क्या रैंक होगी, 4 to 7 पढ़ेंगे। तो चैप्टर 1 कहता है मैं हूँ प्रीलिमिनरी, 1, 2 का 3। चैप्टर 2 कहता है अथॉरिटीज, आपके ऑफिसर्स आ जाएंगे, 4 to का 7। ठीक वैसे देखें देखो सीआरपीसी, चैप्टर 1 क्या कहता है, प्रीलिमिनरी। चैप्टर 2 क्या कहते हैं, कोर्ट्स एंड उसके ऑफिसर्स, तो बिना ऑफिसर के काम होता नहीं होता। फिर यहाँ पे एक नया है चैप्टर 2A और वो कहता है नेशनल फंड। क्या होगा ये नेशनल फंड? ये नेशनल फंड जो एडिक्टेड पर्सन्स होते हैं उनको नशा छुड़ाने के लिए काम होते हैं। ये जो फंड है ये आप और हम में से कोई भी दे सकता है, सोशल वर्कर दे सकते हैं, गवर्नमेंट की जो फंड पॉलिसीज है उसमें से आ सकता है। तो वैसे इस फंड को कलेक्ट क्या करते हैं। इवन दो चैप्टर 5A के अंदर जब हम कोई भी प्रॉपर्टी फॉरफीचर करते हैं या वहाँ से कोई मनी आती है वो भी इस फंड में यूज़ की जा सकती है। तो चैप्टर 1 कहता है मैं हूँ प्रीलिमिनरी, 1, 2 का 3। चैप्टर 2 कहता है मैं आपके अथॉरिटीज और ऑफिसर्स जो बात करता है 4 to 7। और चैप्टर नंबर 2A कहता है नेशनल फंड, जो बात करता है 7A से 7B। देन आता है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 कहता है प्रोहिबिशन, कंट्रोल और रेगुलेशन। किन किन चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए एनडीपीएस के जो सब्सटेंस है वो हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए। आप देखो आपको डोडा मिलते हैं, डोडा आप ला सकते हैं, पर डोडा इसमें डिफाइन नहीं है क्योंकि एक्साइज एक्ट में ले रहे तो उसको कुछ और कहते हैं। अफीम हम सबको पता है, अफीम को हमारे यहाँ पे अमल बोलते हैं, जो जनरली लोगों के घरों में मिल जाती है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप बाई लाइसेंस ले सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें प्रोहिबिटेड है वो आप ले ही नहीं सकते। बड़े अजीब अजीब नाम है इसके अंदर, पोस्ट ऋण क्या होते हैं पढ़ेंगे हम लोग। तो जहाँ लाइसेंस से आप ले सकते हैं उनको लाइसेंस के अकॉर्डिंग लो, लेकिन लाइसेंस को ब्रीच करने पर भी आपको सजा मिलती है। तो चैप्टर नंबर हमारा 3 यही बताता है कि प्रोहिबिशन क्या है, कंट्रोल क्या है, रेगुलेशंस क्या रहेंगे। क्योंकि सेक्शन 14 कहता है कि अगर हमें डेकोरेशन के पर्पस के लिए इनकी रिक्वायरमेंट है तो हम यूज़ कर सकते हैं। हमें सेक्शन 19 कहता है कि हमें एनडीपीएस के सब्सटेंस की खेती करने का अधिकार है। हमारे पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल पर्पस के लिए भी काम आता है। ये हमारे क्या बोलते हैं खाद्य पर्पस के लिए भी काम आता है। ऐसा तो नहीं है कि हम हमेशा नशा ही करना रहता है, दूसरे पर्पस के लिए भी इनका यूज़ होता है। तो चैप्टर नंबर 3 कहता है प्रोहिबिशन, कंट्रोल एंड रेगुलेशन 8 to 14। तो चैप्टर 1 कहता है मैं हूँ आपका प्रीलिमिनरी, चैप्टर 2 कहता है अथॉरिटीज एंड ऑफिसर्स, तीसरा कहता है नेशनल फंड एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, और 3 कहता है प्रोहिबिशन, कंट्रोल, रेगुलेशन। अब चलता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 हमें समझाता है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज 15 से 40। अभी हाल ही में यहाँ से एडीजी का क्वेश्चन आया था, बड़ा सुंदर लिख के आई थी, वही अपनी अल्प मात्रा, वही अपनी कमर्शियल और वही दोनों के बीच वाली। तो पूरे 5 में से 5 दे, कटिंग करने का था ही नहीं ना, क्योंकि वो सुंदर लिख के बताएं। तो यहाँ पे हम एक टेबल बना के याद करेंगे इसको 15 से 40 को, क्योंकि इतने सारे दिए हुए पता ही नहीं चलता कैसे याद करना है। और प्री में तो आपको सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो सेक्शन बेस्ड करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा। तो चैप्टर नंबर 4 कहता है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज 15 to 40। चैप्टर 1 कहता है मैं हूँ प्रीलिमिनरी, चैप्टर 2 कहता है आपके पास ऑफिसर्स एंड अथॉरिटी, चैप्टर नंबर 2A कहता है फंड, चैप्टर 3 कहता है कंट्रोल, और चैप्टर 4 कहता है हमारा ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज 15 से 40। चैप्टर 5 कहता है प्रोसीजर, सबसे ईजी है। क्यों ईजी है? जितने भी माइनर एक्ट है हमारे क्रिमिनल के, उन सब में प्रोसीजर सीआरपीसी का ही फॉलो होता है, इसलिए फटाफट याद भी हो जाता है आपके। कहाँ से कहाँ तक है? 41 से लेकर 68 तक। वहाँ पे आपको ऑफिसर्स मिल जाएंगे, स्पेशल कोर्ट मिल जाएंगे। स्पेशल कोर्ट इक्विवेलेंट हमारा कोर्ट ऑफ सेशन होगा, वही हमारे अपील के प्रोविजंस होंगे, और मोस्ट ऑफ इट सीआरपीसी को ही कवर करेगा। तो आप जल्दी याद कर लोगे 41 से 68। चैप्टर 1 कहता मैं प्रीलिमिनरी हूँ, चैप्टर 2 कहता है अथॉरिटी और ऑफिसर्स को बुलाओ, 2A कहता है फंड दिलाओ, 3 कहता है कंट्रोल करूँगा, 4 कहता है ऑफेंसेस और पेनल्टी बताऊंगा, फिर आता है आपके पास 5 कहता है प्रोसीजर दूंगा। फिर 5A कहता है कि मान लीजिए किसी के पास हमें अफीम मिलती है या पोस्ट ऋण मिलता है ना, या क्या बोलते हैं कोई भी सब्सटेंस मिलता है, कंट्रोल सब्सटेंस मिलता है जिसको आपको रखने का राइट नहीं है, तो क्या कहेंगे? उसको उठा कर ले जाएंगे। तो उसको बोलते हैं फोरफीचर करना। जब सरकार कोई चीज़ ले जाती है जो सरकार की होती है और सरकार की परमिशन के बिना हम नहीं रख सकते, तब होता फोरफीचर। जब आप सरकार के ऑर्डर का डिसओबे करते हो और अपने आप को अरेस्ट से बचाते हो, तब आपकी प्रॉपर्टी का होता अटैचमेंट। और जब आप आईपीसी के चैप्टर नंबर 9 में जाते हो और वहाँ पे इलीगली कोई काम करते हो, तो वहाँ पे आता कॉन्फिस्केशन, है ना। तो ये 3 अलग अलग वर्ड हो जाते हैं कि कुर्की कब हो सकती है, कब करस्तम होता है और कब संप्रहण होता है। ठीक है, तो ये आता है आपके पास 68A से Z। देखो जब बीच में आएगा 5A तो उसकी नंबरिंग भी 68A से Z तक है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि ये कब जोड़ा गया है, ताकि एग्जाम में अगर अमेंडमेंट पूछे तो आप उसको लिख सकते हो। तो ये जो चैप्टर नंबर 2A वाला है ना, चैप्टर 2A, आप पहला इसका लिख दीजिए कौन सा अमेंडमेंट से जोड़ा गया 2A, 1989। ये जोड़ा गया आपका 1989 को जोड़ा गया है आपका।
फिर आता है आपके पास चैप्टर नंबर 5A। चैप्टर 5A कब जोड़ा गया है? चैप्टर 5A ये भी 1989 को जोड़ा गया है, ये भी 1989 को जोड़ा गया है, 1989। फिर आता है इसके बाद 5A जोड़ा गया 1989, और ये जो है ना इलीगल वाला, इसको सब्सटीट्यूट किया गया है, मतलब जो 5A है इसको वापस सब्सटीट्यूट किया इन्होंने आपके 2014 में। तो लिखो चैप्टर 5A जोड़ा गया 1989 को, और ये जो टाइटल है इसका फॉर फीचर ऑफ इलीगली अक्वायर्ड प्रॉपर्टीज को सब्सटीट्यूट किया गया है। तो लिख दो इस चैप्टर के नाम को सब्सटीट्यूट किया है 2014 में। जोड़ा कब? 1989, सब्सटीट्यूट हुआ 2014। ये प्री में पूछ लेते हैं अपन को कि कब जोड़ा गया, कब सब्सटीट्यूट हुआ। और लास्ट कहता है चैप्टर 6 मिसलेनियस, जो बात करता है 69 से 83। कब बात करता है? 69 से 83। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी जने अपने अपना बैलेट निकाल लीजिए। हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 1। सेक्शन 1 कहता है, उससे पहले सेक्शन 1 में जाने से पहले एक मेन का क्वेश्चन बनता है एनडीपीएस का, जो सेक्शन 1 से ऊपर देखो इतना एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। जो भी इतने पैराग्राफ होते हैं उनको प्रीएम्बल बोलते हैं। हमें लगता है प्रीएम्बल हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन होती है, ऐसा नहीं है। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा हर कानून में होती है, कोई 1 लाइन का होगी, कोई 2 लाइन की होगी। और यहाँ से मेन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ एक्ट। अगर सीधा पूछेंगे 3 मार्क्स में कि एनडीपीएस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 पॉइंट बनाएंगे। पॉइंट के अनुसार आपको लिखना है। पहले हम हिंदी में बनाते हैं। हिंदी वाले पहला पॉइंट आपका स्वापक औषधि देना, यहीं से बन जाएगा। स्वापक औषधि से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम है। इंग्लिश वाले नंबर 1, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू नार्कोटिक ड्रग्स to the mix stringent provision for the control and regulations of operating relating to narcotic drugs and psychotropic substance। यहाँ तक आपका पहला पॉइंट बनेगा। सेकंड पॉइंट बता दीजिए। हिंदी वालों को बता, वही तो कर रही हो। हिंदी वाले आपका पहला पॉइंट बनेगा स्वापक औषधि से संबंधित विधि का समेकन संशोधन करने के लिए यह अधिनियम बनाए, तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हिंदी वाले स्वापक औषधि और मन प्रयोग पदार्थ से संबंधित संक्रिया के नियंत्रण और विनिमय के लिए, तो दूसरे में आएगा कंट्रोल और रेगुलेशन के लिए आया। ठीक है। तीसरा आएगा हिंदी वाले आपका स्वापक औषधि मन प्रयोग पदार्थ के अवैध व्यापार से प्राप्त और उसे प्रयुक्त संपत्ति को संप्रहण कर बंद करने के लिए, तो तीसरा पॉइंट आपका बनाइए। चौथा स्वापक औषधि मन प्रयोग पदार्थ पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन जो बने हुए हैं उनके प्रोविजन को एनफोर्स कराने के लिए आया है। और पांचवा बनेगा इससे संबंधित विषयों में कड़े उपबंध करने के लिए, स्ट्रिक्टली इसको फॉलो कराने के लिए। तो 5 पॉइंट बना। पहला बना आपका समेकन संशोधन, दूसरा बना आपका कंट्रोल रेगुलेशन, तीसरा बना आपका इलीगल प्रॉपर्टी से, 14 बना आपका इंटरनेशनल कन्विक्शन, 5वां बना स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया जाए। आ जाइए इंग्लिश वाले। पहला, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू नार्कोटिक ड्रग्स टू द मेक प्रोविजन फॉर द कंट्रोल एंड रेगुलेशन, कंट्रोल तक नंबर 2 लगा लीजिए। रेगुलेशन ऑफ ऑपरेशन रिलेटिंग टू एनडीपीएस। नंबर 3, to provide for forfeiture of property derived from or used in illicit traffic in narcotic drugs and substance. 4th point, to implement the provision of the international conviction of the NDPS. And last 5th point, for matter connected therewith, कहाँ चला गया आपके, एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविथ को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। एक वर्ड यूज कर लेना, स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करवाया जाए। तो ये आ सकता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ एनडीपीएस क्या है। मन से तो आप लिखो, मना नहीं है, बट अगर इस लैंग्वेज को यूज करते हुए लिखोगे कि भाई हमने इसको किस पर्पस के लिए बनाया, तो आपको 3 में से 2.5 नंबर दे देंगे। और आप ऐसे मन से भी लिखो तो आपके ऑब्जेक्ट तो गलत होंगे नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमें ही पता है कि पहला काम इसका कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है। ठीक है। लेकिन फिर जब मन से लिखते हैं तो फिर जहाँ 3 में से 2.5 मिलता है, 3 में से 1 नंबर मिलता है, बस इतना ही फर्क पड़ता है। देन आता है आपके पास सेक्शन नंबर 1। उससे पहले ये कौन से संविधान की आया, ये 36वें वर्ष में आया। कहाँ आया? 36 ईयर्स में। तो 1985 है, हमारा संविधान 1950 है, तो काउंट कर लो, हो गया 1 साल एक्स्ट्रा आ गया, 35 से प्लस किया 36 हो गया। नाउ सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट। मेरा नाम एनडीपीएस है, इसका एक्सटेंड पूरे इंडिया में है और ये भारत के बाहर, अंडरलाइन कीजिए 2 का ए, भारत के बाहर भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है। तो हो गया आउट ऑफ इंडिया। तो जहां जहां इंडियन जाएगा वहां वहां एनडीपीएस एक्ट भी साथ साथ जाएगा। तो जो एक्ट इंडिया के बाहर लागू होते हैं वो हमेशा सिटीजन के साथ साथ चलते हैं। नंबर बी, भारतीय रजिस्ट्रीकृत पोत पर सभी व्यक्तियों पर होगा, सेम टू सेम, ऑब्लिक के लिखो आईपीसी सेक्शन 4। याद आया? आईपीसी में ये कहा सिटीजन जाएगा जाएगा, रजिस्टर्ड शिप पे जाएगा जाएगा, तो लिख दो आईपीसी के अंदर, वहां पर भी लागू होगा। इंग्लिश वाले the act name of the called the NDPS Act. Number 2, extend to whole of India and it applies also to all citizens of India outside India
और सेकंड टू ऑल पर्सन ऑन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया। बी पॉइंट के लिए क्या वर्ड यूज किया, पर्सन। क्यों, क्योंकि बी में पर्सन और सिटीजन कुछ भी हो सकता है, बात हो रही है हमारे यहाँ की जो शिप्स है उनके रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, सबसेक्शन 3 कहता है कि उस डेट को आएगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। देखिए जब ना लोकल एक्ट बनते हैं तो उसमें लिखा आता है कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और जो ना पूरे इंडिया पे जो एक्ट अप्लाई होता है उनको बोलते हैं सेंट्रल एक्ट। तो आप देखना अक्सर लिखा हुआ आएगा जो सेंट्रल एक्ट अप्लाई करेगी, लेकिन कुछ एक्ट एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे प्रोबेशन एक्ट, तो वहाँ लिखा होता है अकॉर्डिंग टू स्टेट, जिस स्टेट को जब अप्लाई करना तब वो करेगा। तो कुछ एक्ट फ्री एक्ट होते हैं, है ना, जो बेनिफिट्स के लिए आते हैं, जैसे प्रोविजन एक्ट बेनिफिट के लिए। तो जो भी बेनिफिट्स के लिए एक्ट आते हैं एक्यूज के, तो वो डिपेंड ऑन रहता है कि स्टेट गवर्नमेंट को अप्लाई करना है कि नहीं। जैसे आपको पता हो कि यूपी के अंदर एंटीसिपेटरी बिल का पहले प्रोविजन नहीं था, फिर अमेंडमेंट से जोड़ा गया, क्योंकि वहाँ एंटीसिपेटरी बिल नहीं देना चाहते, तो वो स्टेट के पास उनके पास पावर है कि वो अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो सेंट्रल का एक्ट जब भी आप पढ़ोगे वहाँ देखना हमेशा आपको ये लिखा मिलेगा। देखो जब मेजर एक्ट की बात करूँ मैं आपको, तो आपने देखा होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देखना उसमें डेट लिखी हुई है 1 सितंबर। आप टीपी एक्ट देखना, वहाँ पर भी डेट लिखी हुई है, ठीक है, 1 जुलाई। आप सीपीसी देखना, वहाँ पर भी डेट लिखी हुई है। और इससे पहले आपने देखा होगा आपके क्या बोलते हैं आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सब में डेट लिखी हुई थी। लेकिन अभी इन दिनों क्या होता है कि जब आप किसी को पहले अनाउंस कर देते हैं, बाद में डेट डिसाइड होती है, तो वहाँ पे एक वर्ड लिखा था सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा प्रिस्क्राइब करेगी। तो अभी आप देखो जितने भी आपके पास नए क्रिमिनल लॉज आए वहाँ पे यही लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, वो पहले आ गए थे। अब नेक्स्ट जो भी बैरेक्ट बनेंगे तो वहाँ डेट लिख देंगे, बाकी ऐसे लिखाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या डेट, अभी आप नया एनडीपीएस खरीद लो, आप चाहे आज 2024 का बैरेक्ट खरीद लो, उसमें भी ये लिखाएगा जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले डेट लिखी हुई थी। तो यहाँ पे डेट लिखो 14 नवंबर 1985। अर्चना मैम अपना माइक बंद करो। तो क्या लिखोगे आप, 14 नवंबर 1985। तो ये आपको खुद को ही लिखनी पड़ेगी। फिर आता है आपके पास सेक्शन 2 कहता है मैं हूँ डेफिनेशन। 2 का 1 कहता है एडिक्ट। हु इज ए एडिक्ट पर्सन, तो उन्होंने कहा ऐसा पर्सन आता है जो कि एनडीपीएस के ऊपर डिपेंड रहता है। मीन्स ए पर्सन हु हैज डिपेंडेंस ऑन द एनी एनडीपीएस सब्सटेंस। ठीक है, हो गया। अब सवाल आया मेरे आपसे कि इस एडिक्टेड पर्सन के लिए, जो एडिक्टेड पर्सन है, इसके लिए हमने एक व्यवस्था की थी। क्या व्यवस्था की, ऑब्लिक करके लिखो, चैप्टर 2A, याद आया, नेशनल फंड इन एडिक्टेड पर्सन को ट्रीटमेंट देने के लिए लाए, तो ऑब्लिक करके लिख दो। अब मैंने आपको 7A यहाँ ऑब्लिक क्यों करवाया, सॉरी चैप्टर 2A यहाँ पे ऑब्लिक क्यों करवाया, उसका रीजन ये है कि जब बार बार इन चीज़ों का आप ऑब्लिक करके लिखना शुरू कर दोगे वो आपको याद हो जाएगा। और उसमें 2 सेक्शन है, 7A और 7B, तो सिर्फ आपको याद कराने के लिए कराया, बाकी एग्जाम में ऐसा लिखना नहीं होता है। देन आता है 2 बोर्ड। बोर्ड का यहाँ क्या मतलब है, बोर्ड का यहाँ वही मतलब है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज कंट्रोल कस्टम कॉन्स्टिट्यूट बोर्ड है। तो अंडरलाइन कीजिए सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। अब देखो अपने एग्जाम में क्या सवाल पूछते हैं, जैसे अभी एमपीएडीजी ने पूछा कि मान लो ऐसा कोई क्वेरी, तो लिखेंगे कि जो सेंट्रल रेवेन्यू बोर्ड एक्ट 1963 इसका एक्ट नंबर क्या है। वो उन्होंने पूछा था हमसे आईपीसी का सेक्शन नंबर 53A ना, उसके अंदर एक एक्ट दिया है उसका नंबर। तो जब भी किसी भी डेफिनेशन में या किसी भी सेक्शन में कोई दूसरा एक्ट प्रिस्क्राइब किया गया है तो उसका एक्ट नंबर भी पूछ सकते हैं। बाकी बोर्ड की डेफिनेशन हमारे लिए काम की नहीं है, बट वो पूछ सकते हैं कि केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 का एक्ट नंबर क्या है, तो 54 है। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं यही मेरिट बनाते हैं, बाकी तो कंसेप्ट आप सबको पता है, तो कंसेप्ट वाले पास कम ही होते हैं, जिनके रट्टाफिकेशन वाले वो ज़्यादा पास होते हैं, ध्यान रखना। तो आता है गठित केंद्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड है। तो यहाँ पे प्री का सवाल बन सकता है, बोर्ड में क्या इंक्लूड, अंडरलाइन कीजिए, सेंट्रल बोर्ड और एक्साइज एंड कस्टम कॉन्स्टिट्यूट जो बोर्ड है वो इसमें इंक्लूड होते हैं। फिर आता है आपके पास तीसरा कैनेबिस। कैनेबिस से आप क्या समझते हैं, कैनेबिस में 3 चीजें आती है, पहला आपका चरस, दूसरा आपका गांजा और तीसरा आता है इसका मिक्सचर। पहले तो नाम लेते हो, चरस गांजा का नाम ले लिया तुमने, आज हम पढ़ रहे हैं और लोग यूज कर रहे हैं, तो ये चलते रहते हैं मार्केट के अंदर। तो क्या आता है, चरस में क्या आता है आपके पास, और गांजा में क्या आता है आपके पास, और तीसरा आता है इनका मिक्सचर्स क्या होता है। तो अभी तो प्री के लिए तो इतना ही पढ़ना, मेन के लिए तो इसकी डेफिनेशन याद करने पूछ लेते सीधा कि एक्सप्लेन मतलब डिफाइन या एक्सप्लेन कैनेबिस बता दीजिए। तो पहला आता है चरस, मीन्स चरस का शोधित किसी भी रूप में पृथक किया गया रेजिन है, जो आपका वो प्लांट होगा उसका अलग किया गया रेजिन इसके अंदर आता है। और साथ ही साथ कैनेबिस के पौधे प्राप्त करते हैं और उसके हशीश तेल ये द्रव्य हशीश के नाम से जो भी सब्सटेंस मिलता है उसमें इंक्लूड होता है। सेकेंड आता है कि कैनेबिस की जो पौधे के फलने फूलने के ऊपर, फलने फूलने के सिरे जो होते हैं उनको जो आप कटिंग करके अलग करते हैं वो इसमें आते हैं। और देन आता है इनका मिश्रण। मिश्रण का पॉइंट देख लो क्या लिखा हुआ है, इसमें कुछ लिखा नहीं, इसका मिश्रण नहीं लिखा है, आगे पढ़ेंगे हम 0.2 ऐसा आएगा, 0.1, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी प्रकार के कैनेबिस का मिक्सचर, चाहे वो किसी भी
किसी भी निष्प्रभ पदार्थ सहित है उसके बिना या उससे निर्मित कोई भी पेय हो, मतलब इसका मिक्सचर भी इसमें इंक्लूड होगा। तो पहला आया आपका चरस, दूसरा आया आपका गांजा और गांजे से बना आपका मिश्रण। ठीक है, तो लिखो मेन एग्जाम के लिए तो आपको इसको रटना ही पड़ेगा, इसी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। प्री में जनरल पूछ लेंगे आपके इनमें से गांजा में क्या इंक्लूड, नहीं ये पूछ लेंगे सीधा कैनबिस में क्या इंक्लूड है, ए चरस, बी गांजा, सी मिश्रण, डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये तो आप कर लोगे। फिर आता है आपके पास 4 के तक कैनबिस प्लांट होता है। अब कैनबिस प्लांट पे क्या अंडरलाइन कीजिए, मे प्लांट फॉर द जेनस कैनबिस आता है, उसका जीनस आता है, कैनबिस वंश का कोई भी पौधा आता है, तो हमारे लिए कोई ज़्यादा काम का नहीं है। फिर आया हमारे पास 4A। 4A जो है वो पहले हमारे कोर्स में नहीं था, अभी जोड़ दिया गया है। कब जोड़ा, लिखो 2014 से। ये कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट फैक्ट्रीज, जिस फैक्ट्री में 51% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट फैक्ट्रीज कहलाएगी। और ये परसेंटेज हम कहाँ देखते हैं, टीवीओ में, जितने भी हम सीरियल्स वगैरह देखते हैं वहाँ हमें पता है इसका शेयर 49 है, इसका 51 है, जिसका 51 होगा वो ओवरराइड इफेक्ट रखेगा। तो आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के स्वामित्व वाले कारखाने या किसी कंपनी के स्वामित्व वाले कारखाने से विपरीत है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कम से कम 51% उसकी कैपिटल है। देन आता है आपके पास कोका डिराइवेट, कोका के व्युत्पाद क्या क्या हैं। अब कोकेन खा रखी है तो ये अपनी कोकेन आती है, हम तो स्कूल में वो होता इमली आती थी उस टाइप की थोड़ी सी टाइट वाली, अभी आप लोगों को याद, आप लोगों ने तो नहीं खाई होगी। तो कोकेन तो नाम से भाग जाते हो, कोकेन इसके पास भागो। तो इसमें क्या क्या आता है, पहले में आता है आपके पास कच्चा कोकेन, दूसरा आता है एक्गोगिन और एक्गोगिन से सभी उत्पाद, तीसरा आता है कोकेन अर्थात बेंजल एगोगिन का मेथिल एस्टर और उसके लवण, और चौथा आता है 0.1% से इसकी कोकीन की क्या आएगी, प्रिपरेशन। तो मैंने कहा ये पॉइंट पूछ लेते एग्जाम में कितनी प्रिपरेशन इसमें इंक्लूड है। लिखो रटाफिकेशन करना, मेन में पूछेंगे, प्री में तो सिंपल आएंगे, 4 में से क्या आएगा, तो पहले में कोकीन आ जाएगी, उसमें एकोगिन आ जाएगी, उसके डेरिवेट आ जाएंगे, तीसरे के अंदर आपके पास वही आपका बेजोइन एगोगिन और मेथिली एस्टर आ जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों सेम टू सेम है और 0.1 है। सीधा पूछ सकते हैं आपके पास कोका डेरिवेट कहाँ दिया गया है, तो याद रखना फिफ्थ में। तो पहला क्या था हमारे पास एडिक्ट पर्सन था, दूसरा क्या था बोर्ड, तीसरा क्या था कैनेबिस, चौथा क्या था कैनेबिस का प्लांट, और 4 क्या था है कारखाना, केंद्र सरकार के फैक्ट्रीज, और फिर 5 कहता है कोका के उत्पाद। अब आता कोका लीफ क्या होती है, कोका की पत्ती क्या क्या होती है। अब ये सब हमने अपने लाइफ में कभी न कभी देखा, अभी हमें फिलहाल याद करना एग्जाम के लिए। कोका की पत्ती और सिवाय इस पत्ती से जिसमें सभी एगोगिन, कोकिन और कोई अन्य एगोगिन एल्कोलाइड निकाल लिया गया, उसमें से जो मेन चीजें आपने हटा ली है। द लीफ ऑफ द कोका प्लांट एक्सेप्ट एज अ लीफ फ्रॉम विच ऑल एगोगिन, कोकिन और एनी अदर एगोगिन एल्कोलाइड्स हैव बीन रिमूव कर दिया। और सेकेंड उसका कोई मिश्रण आता है, किंतु इसके अंदर कोई ऐसा प्रिपरेशन नहीं है जो कि 0.1% से अनधिक हो, 0.1% से अधिक हो, बट डज नॉट इंक्लूड एनी प्रिपरेशन कंटेनिंग नॉट मोर देन 0.1% ऑफ कोकिन। तो उससे ज़्यादा नहीं होगा, 0.1% तक इट्स ओके, उसके ज़्यादा नहीं होगा। एक वो आप लोग क्या पीते हो, उसमें भी तो ऐसा कुछ आता ना, एप्पी करके कुछ आता है, उसमें भी तो कुछ आता है ना ऐसा सब्सटेंस, एप्पल का जो बना हुआ आता है बोतल में, लोग पीना पसंद करते हैं, सुना है मैंने तो कभी पिया नहीं उसको, जब से ही पता ये इसमें आता है तो फिर खरीदा ही नहीं कभी अपन ने, ऐसा कहा है, मुझे नहीं आइडिया, लोग कहते हैं। फिर आता है आपके पास कोका प्लांट, सीधा पूछेंगे 7 कोका प्लांट कहाँ दिया गया, तो आप बता देना कोका प्लांट यहाँ है। और ये पूछते हैं उसमें कौन सा पौधा, ये प्री में आता रहता है, तो ये नाम याद रखना, एथ्रोजाइलाइन वंश की जाति का प्लांट की बात करता है आपके पास, प्लांट ऑफ स्पेसिफिक जो है एथ्रोजाइलाइन वंश का प्लांट, ये याद रखना कोका का पौधा में क्या आता है, आगे एक और चीजें वो भी पढ़ेंगे। अब आया हमारा जो मेन है वो आता है हमारे पास 2 क्वांटिटी होती है, एक होता है कमर्शियल और एक होता है हमारी स्मॉल। तो ये है 7A कहते हैं व्हाट डू यू मीन कमर्शियल क्वांटिटी, ये कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो क्वांटिटी फिक्स करी है उसे अगर मोर देन है तो कमर्शियल है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो क्वांटिटी फिक्स करती है उसे लेस देन है तो वो हमारी स्मॉल हो जाती है। तो याद रखना हमेशा 7A और 23A को साथ पढ़ते हैं, 7A 2 का 7A रेड विथ, एक बार देखो 23A चेक करना, 23A को देखना एक बार, है ना 23A, इन दोनों को साथ पढ़ो क्योंकि एक दे रखी है हमारी कमर्शियल और एक दे रखी है स्मॉल, याद करना इजी है। ये चल रही है कैसे अल्फाबेटिक, तो पहले आपकी कमर्शियल आएगी और देन आपकी स्मॉल आएगी, ठीक है, तो वैसे आप इसको याद कर सकते हैं। फिर आता है आपके पास, क्योंकि ये हमें इसलिए चाहिए क्योंकि आगे जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 4 पेनल्टीज और जो हमारे पास ऑफेंसेस है वो पूरा इसी से रिलेटेड है, तो ये सब चीज़ें हमारे काम आएगी वापस। हाँ जी, तो क्या कहता है आपके पास आ गया
कमर्शियल क्वांटिटी भी स्टेट गवर्नमेंट के जो भी आपने डिसाइड की क्वांटिटी उससे अबव की होगी। फिर आता है आपके पास कंट्रोल डिलीवरी। 8B कहता है मैं हूँ आपकी कंट्रोल डिलीवरी, मुझे पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, मतलब ये कह रहा है कि इतना मैं काम का हूँ नहीं, बस मेन एग्जाम के लिए आप देख सकते हैं। तो कंट्रोल डिलीवरी के अंदर NDPS, देखो एक CS भी है यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। जब NDPS एक्ट पढ़ोगे ना तो ND नार्कोटिक ड्रग्स, NDPS साइकोटिक सब्सटेंस, एक CS भी आता है इसके अंदर कंट्रोल सब्सटेंस, इसमें 3 वर्ड याद रखना है। और कुछ पता हो ना हो, NDPS और CS इन 3 की डेफिनेशन क्लोज आपको पता होना चाहिए। तो आइए ND का हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास NDPS। ND की डेफिनेशन आती है हमारे पास 23 में, ठीक है। फिर आता है हमारे पास PS की डेफिनेशन आती है हमारे पास, कहाँ गई PS की डेफिनेशन, 14 में, 14 निकालना, सॉरी ये है 14 में, 14 ये है 23, ठीक है, 14 23। अब आता है अपने पास CS कंट्रोल सब्सटेंस। आप कहाँ चले गए, ये आया आपका कंट्रोल सब्सटेंस। एट के बी में बहुत अजीब डेफिनेशन देख, 8 के डी में देखो नहीं, 7 के डी में, 7 के डी में मिला, 7 के डी में, ठीक है। ये 3 पूछी गई थी छत्तीसगढ़ ADG के एग्जाम, बस NDPS से यही सवाल आया था। अब इसे इजी क्या पूछेंगे बताओ, सिर्फ बस ये 3 डेफिनेशन लिखनी है आपको। छत्तीसगढ़ हाई जुडिशरी का जो लास्ट एग्जाम हो ना, बस ये पूछा NDPS से, तो ये रटनी पड़ेगी। क्योंकि हम जब भी कोई लॉ पढ़ते हैं ना तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमें कुछ आए ना आए, उस लॉ की जो नाम है उसकी डेफिनेशन कहाँ दी गई है हमें पता होनी चाहिए। आज ये आगे चलते हैं। तो 7A आया हमारे पास कमर्शियल क्वांटिटी, तो 7B कहता है कंट्रोल डिलीवर्ड, जिसका ना प्रीमियम कोई सवाल नहीं बनता, जनरल रीडिंग कर लेते हैं। NDPS और CS के लिए सब्सटीट्यूट सब्सटेंस के इलीगल या संदिग्ध परीक्षण को इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के लिए किए जाने से अंतर्लित व्यक्तियों की पहचान करने की दृष्टि से, देखो आइडेंटिफिकेशन और पर्सन्स की दृष्टि से नियमित सशक्त हैं। और सेक्शन 50 के दिन सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी की जानकारी में या उसके सुपरविजन के दिन भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर ले जाने, उससे होकर निकालने और उसे लाने के लिए अनुज्ञात करने की तकनीक का विपरीत है। तो ये कंट्रोल डिलीवर्ड क्या होती है, उस पर्सन को आइडेंटिफाई करना जो कि यहाँ से क्या करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। इसका प्रोसीजर क्या पढ़ेंगे सेक्शन 50 में। इंग्लिश वाले मीन्स द टेक्निक ऑफ अलाउइंग इलिसिट ऑफ सस्पेक्टेड ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स, NDPS और CS और सब्सटेंस सब्स्टिट्यूटेड फॉर द देम पास आउट, अंडरलाइन कीजिए, पास आउट और थ्रो और इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया विद द नॉलेज एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ द ऑफिसर एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ और द अंडर सेक्शन 50A विद व्यू टू आइडेंटिफाई, अंडरलाइन कीजिए, आइडेंटिफाई ऑफ द पर्सन। हम जब भी आइडेंटिफाई की बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन परेड होती है, तो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसीजर दिया है, जब हम सेक्शन 50 पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन का ही दिया हुआ है। इन्वॉल्व इन द कमीशन ऑफ द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, तो हमें याद रखना है यहाँ पे NDPS के लिए कि कंट्रोल डिलीवरी का क्या मतलब होता है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन जो है सब्सटेंस को डिलीवर कर रहा है और इसकी क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, जो सेक्शन 50 में पढ़ेंगे। तो 2 का 1 कहता है एडिक्ट पर्सन को लाओ, 2 कहता है बोर्ड के पास ले जाओ, 2 3 कहता है उससे कैनबिस ले लो, 2 4 कहता है उससे कैनबिस प्लांट हो गए वो भी ले लो, 2 4 कहता है किसको दे दो, सेंट्रल गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज को दे दो। 2 5 में अपन ने उसको कोका डेरिवेट कर दिया था। 2 7 के अंदर अपन ने कोका लीफ ले ली उससे, फिर 2 6 में 2 7 में कोका प्लांट आया। अब 7A कहता है मैं हूँ आपका कमर्शियल, 7B कहता है कंट्रोल डिलीवर और 7C कहता है क्रोस्पॉन्डिंग लॉ। आप देखेंगे कई जगह आपको क्रोस्पॉन्डिंग लॉ का दिया हुआ होता है, इसका मतलब होता है कि उस एरिया की जो विधि है वहां अप्लाई की जाएगी। अपन कहते हैं क्रोस्पॉन्डिंग कोर्स है क्या, क्रोस्पॉन्डिंग कोर्स करवाते हो क्या, यानी घर बैठे कर सकते हैं। तो कई और जगह ऑफेंस होता है तो वहाँ वो लॉ अप्लाई करेंगे जहाँ वो अप्लाई हो, जैसे NDPS है, हम आउट ऑफ इंडिया में भी इसको अप्लाई कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, जब इंडिया का सिटीजन बाहर जाता है तो फिर वहाँ तो है नहीं NDPS, तो कैसे ट्रायल करोगे, तो ये क्रोस्पॉन्डिंग लॉ के रूप में काम किया जाता है। तो जब एक लॉ यहाँ बेटा बेटा दूसरी जगह पे काम करते हैं, वहाँ का लॉ वहाँ बेटा बेटा यहाँ के लिए काम करते हैं, उसको बोलते हैं क्रोस्पॉन्डिंग लॉ, जैसे क्रोस्पॉन्डिंग कोर्स होते हैं। फिर आता है आपके पास जो आता है तीसरा आता है NDPS CS, ये आ गया CS। 8D कहता है व्हाट डू यू मीन कंट्रोल सब्सटेंस क्या होता है, लिखो वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, जैसे ND को करती है, PS को करती है, वैसे CS को भी करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्वापक औषधीय मनपरे पदार्थ के उत्पादन और विनिर्माण में उसको संभावित प्रयोग के बारे में किसी इंटरनेशनल कन्विक्शन के बारे में
उपबंध के में उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए गजट नोटिफिकेशन के द्वारा तो कैसे करेगी, एनडी को देखेगा, पीएस को देखेगा, इंटरनेशनल कन्वेंशन को देखेगा और इन तीनों को ध्यान में रखते हुए बाकी जो बच्चे सब्सटेंस है उनको क्या करेंगी, सीएस के रूप में डिक्लेयर करेगी, क्योंकि लिस्ट है कि एनडी में क्या क्या आएगा, पीएस में क्या क्या आएगा, इंटरनेशनल कन्वेंशन में किस किस को प्रोहिबिटेड किया गया है, उसके अकॉर्डिंग सीएस डिसाइड किया जाएगा। आप देखेंगे जैसे एनडीपीएस एक्ट है पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, लेकिन हर स्टेट का अपना एक लोकल लॉ भी होता है और वो क्या होता है, एक्साइज एक्ट। तो जो मेन में बड़ी बड़ी जो ड्रग्स होते हैं, बड़ी बड़ी जो नशे की चीज़ें होती है वो तो एनडीपीएस में आ जाएगा, और जो छोटी छोटी नशे की चीज़ें तो एक्साइज एक्ट में चली जाती है हमारे। ठीक है, तो ये बढ़िया है, छत्तीसगढ़ में दोनों एक्ट है तो ईजी हो जाता है उनको पढ़ने के लिए। तो आए आपके पास इंग्लिश वाले, means any substance which the central government may have regard to available information as to possible use of for the production and manufacture, underline कीजिए, production and manufacture of the NDPS or to the provision of any international convention by notification in the official gazette declared to be controlled substance। तो प्री का सवाल है, कंट्रोल सब्सटेंस को डिक्लेरेशन कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे करती है, तो हम करेंगे उसके प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर को ध्यान में रखते हुए। और क्या क्या देखा जाएगा, एनडीपीएस एंड क्या बोलते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन को देखते हैं, लिखो वेरी इंपॉर्टेंट। तो तीन चीजें हमारे यहाँ काम की हैं, 2 का 14, 2 का 23 और 2 का 7D। देन आता है यहाँ पे कन्वेंस। कन्वेंस की ये बहुत काम का है, क्योंकि जब कन्वेंस पे कोई चीज़ उठा के ले जाते हैं, चाहे गाड़ी घोड़ा पे लेके जा रहे हो, पशुओं पे लेके जा रहे हो, तो हम उनको रास्ते में रुकवा सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं, अगर भगा के ले जाओ तो हम जरूरत पड़े तो उस पर ना गोली भी चला सकते हैं। ये सब चीज़ें हम आगे प्रोसीजर में पढ़ेंगे। तो आपको आता है कन्वेंस। कन्वेंस में एयरक्राफ्ट आता है आपके पास, व्हीकल भी आता है, वेसल भी, मतलब तीनों आता है, सड़क, पानी और एयर, तीनों इसमें इंक्लूड होता है। एयरक्राफ्ट के अंदर कोई भी आता है आपके पास, वायुयान, यान और जलयान। आज तक अपन वेसल पढ़ते आए, आईपीसी के अंदर वेसल की डेफिनेशन पढ़ते हैं, यहाँ पे आपको तीनों देखने को मिलती है। फिर आता है आपके पास 8, फिर आता है 8A, फिर 2024 में अमेंडमेंट हुआ था तो यहाँ पे ये जोड़ा गया है। ये आता है एसेंशियल नार्कोटिक ड्रग। बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में कि एनडीपीएस के हर जो सब्सटेंस होता है वो क्या बोलते हैं अपने लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, क्योंकि मेडिकल पर्पस के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। वैसे भी एक बात बताओ, हम जो भी दवाएं ले रहे हैं, मेडिसिन, वो सब क्या ड्रग ही तो है, वो थोड़ी देर के लिए हमें रिलीफ करता है, फिर वापस हम वैसे के वैसे हो जाते हैं, राइट। तो ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल पर्पस के लिए, साइंटिफिक पर्पस के लिए कोई भी स्वापक औषधि अभिप्रेत करता है। मीन्स नार्कोटिक ड्रग नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ मेडिकल एंड साइंटिफिक यूज। और देन 8B, ये जो 8B है ना, ये हमारा 8A हुआ करता था, ठीक है। ये 8B एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है 2015 का, और क्वेश्चन आता है इलिसिट ट्रैफिक से आप क्या समझते हैं, और बड़ा सुंदर है और बहुत अच्छे से आप इसको लिख के आ सकते हैं। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको सबसे बढ़िया अभी तक डेफिनेशन क्लोज में यही याद होने लायक है। जो पहला कहता है आपके पास, हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोका की कल्टीवेशन करेंगे, सेकंड में अफीम का कल्टीवेशन करेंगे, थर्ड में हम इनका स्टोरेज एटसेट्रा करेंगे, फोर्थ के अंदर जो है हम क्या करेंगे, इनके अदर ट्रांजेक्शन करेंगे, और फिफ्थ में लोग अपना प्रीमाइजेस हमें प्रोवाइड करेंगे। ये सब पनिशेबल है। इवन आप नीचे आओ, इसके अदर देन अगर कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, पैसे लगाता है, जो हमें कहता है आप काम करो हम पैसे देंगे, वो भी इसमें आ जाएंगे। कोई हमारा अबेटमेंट करेगा, कॉन्स्पिरेंसी करेगा, वो भी आएगा। इवन दो कोई हमें हार्बरिंग करेगा, वो भी आएगा। तो ये प्री प्लस मेन का क्वेश्चन है, जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इसी तरह से हम लोगों क्या एडीजे की क्लासेस चल रही हैं, आप लोगों से ज्वाइन कर सकते हैं। मेजर एक की सारी रिकॉर्डिंग ही अब मिल पाएगी, क्योंकि वो कंप्लीट हो चुका है, अपने पास इतना समय भी नहीं। माइनर क्लास में चल रहे हैं, क्लास के थ्रू आपको मिलेंगे, क्लास में रीड करेंगे, साथ में इसका अपलोड हो जाएगा। आप क्लास में आ सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप जो है केवल रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। सारे लॉ कंप्लीट किया जाएगा इसके अंदर। आप चाहे तो हिंदी, इंग्लिश, जीके उसका भी ले सकते हैं अलग से। आपको जो भी इस कोर्स से रिलेटेड क्वारी चाहिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ प्री ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, अभी मेन के लिए नहीं पढ़ रहे, क्योंकि इतना समय नहीं का मेन के लिए पढ़े। जब प्री क्लियर हो जाएगा तो फिर मेन के लिए टेस्ट सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पूरा पढ़ने का मतलब नहीं, क्योंकि हमें ज्ञाता तो बनना नहीं, हमें तो बस एडीजे बना लो सफिशिएंट है। ज्ञाता बनने के लिए फिर फाउंडेशन पे ज्वाइन करना पड़ता है 1 साल वाला। तो वो बच्चे ज्वाइन करें जिनके पास अभी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का टाइम है, ताकि अभी से अपनी प्रिपरेशन करें। बाकी अभी से एग्जाम के लिए आप प्री ओरिएंटेड कोर्स ले सकते हैं। आप इसको ढंग से अगर पढ़ते, मेरे अकॉर्डिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ते, तो प्री डेफिनेटली आपका क्लियर हो जाएगा। बट शर्त है आपको रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप एडीजे का एग्जाम जो दे रहे हैं 90% वो लोग हैं जो पूरे दिन बिजी रहते हैं, 10% है जो पूरे दिन पढ़ते हैं। तो जो 90% है वो इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि बस प्रैक्टिकल बहुत सारा नॉलेज है, वो रोज कोड जाते हैं इसमें। जैसे ग्राम पूछ लेते हैं, 250 ग्राम में पकड़ेंगे या 150 ग्राम में पकड़ेंगे, वो ग्राम जो थ्योरी पढ़ रहे हैं उनको पता नहीं होता है। तो इसलिए आपके भी चांसेस उतने ही निकलने के, जो 10% लोग घर में के कमरे में अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं, दोनों की इक्वल चांसेस है। क्यों? क्योंकि डिसाइड वो 2 घंटे करता है। कोई डिसाइड नहीं करता कि आप 8 घंटे पढ़ाई की, 15 घंटे पढ़ाई की या 2 घंटे पढ़ाई की। वो डिसाइड पूरा 2 घंटे एग्जाम होल करते हैं। इसलिए आप कभी ये मत सोचो मेरे पास समय नहीं, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा।
किसी का भी हो सकता है, किसी का नहीं भी हो सकता है, उसको लेके मत पढ़ो। अब बस पढ़ो, अपना ऑनेस्टी से जितना कर सकते हो अपना एग्जाम बढ़िया देके आओ। तो इस क्लासेस के अधिक जानकारी के लिए मुझे कॉल मैसेज कर सकते हो, इस पर मेरे नंबर दिए हुए। आज के लिए धन्यवाद।